दिव्या परी अपने आप को घने जंगल में असहाय महसूस कर रही थी। वो परियों की तरह उड़ना चाहती थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। उसके पंख गायब हो चुके थे। रानी परी की आज्ञा न मानने और मनमानी करने के कारण उसे रानी परी द्वारा ही श्राप मिल गया था। वो एक साधारण स्त्री बन चुकी थी। मेरे सुंदर पंख भी हमेशा के लिए गायब हो गए। मेरी शक्ति भी चली गई। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। अब मैं कभी परलोक नहीं जा पाऊंगी। यही पृथ्वी पर अपना प्राण त्याग दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं? दिव्या कुछ आगे बढ़ी और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में पेड़ से एक पका हुआ आम उसके सामने आकर गिर गया। इसके बाद फिर दूसरा आम गिर गया। भूखी दिव्या के हाथ आगे बढ़ गए। उसने आम हाथ में लिए ऊपर नजर दौड़ाई तो एक बंदर आम तोड़ रहा था। दिव्या समझ गई कि वे दोनों आम बंदर द्वारा ही गिराए गए थे। उस बेजुबान जानवर ने दिव्या की मजबूरी को ताड़ लिया था। दिव्या ने आम खाकर मन ही मन बंदर को दुआएं दी। वो आगे चल पड़ी। अब उसे सर छुपाने के लिए जगह की तलाश थी। जंगल का मामला था। शाम होने को थी, खतरा बढ़ रहा था। उसने पास की झाड़ी को कुछ हिलते हुए देखा। किसी जानवर की छटपटाने की आवाज भी आ रही थी। वो पास चली गई। उसने देखा वही बंदर झाड़ी में फंस गया था। वो निकलने के लिए छटपटा रहा था। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, तुम्हें आजाद करूंगी। बंदर के मन में आशा जगी और उसे बचाने का हर प्रयास करने लगी। कुछ देर की जदोजहद के बाद उसने बंदर को सुरक्षित निकाल लिया। बंदर उसका एहसानमंद बन गया। वो जान गया था कि दिव्या भी बेसहारा है। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया। बंदर ने उसे रास्ता दिखाना शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद बंदर की कृपा से दिव्या को दूर एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब वो कुटिया के पास पहुंची तब अंदर कोई नहीं था। दिव्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े जंगल में भला इस कुटिया में कौन रहता होगा? वो बाहर खड़ी हो गई। बंदर पास के पेड़ पर चढ़कर बैठकर सब कुछ देखने लगा। शाम होने लगी। जंगली जानवरों की अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो डरकर अंदर चली गई। उसी समय एक बुजुर्ग महिला ने आकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं दिव्या, जंगल में अकेली भटक रही थी। यहाँ आसरा दिखा तो चली आई। लेकिन तुम आई कहाँ से? मैं दूर गांव से आई हूँ। मेरा कोई नहीं है। आप मुझे शरण दे दे, मैं आपकी सेवा करूँगी। देखो, तुम मेरे लिए अजनबी हो। हालांकि मुझे चोरी का कोई डर नहीं है। मेरे पास चुराने जैसा कुछ सामान भी नहीं है। फिर भी मैं तुम पर विश्वास करने के पहले सोचना चाहती हूँ। मैंने जिंदगी में अपनों से ही कई धोखे खाए हैं। मैं आपको कोई धोखा नहीं दूंगी। मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास करने की कोशिश करूंगी। इतने में बंदर एक पोटली लेकर आ गया। उसमें कुछ खाने की चीजें थी। ये बंदर कौन है? क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, ये मेरा साथी है। इस बड़े जंगल में हम दोनों ही एक दूसरे के काम आए हैं। ये बहुत समझदार है। साथी, क्या तुमने खाना खाया? मेरा पेट भरा है, आप लोग खा लो। भूख लगी होगी, बुजुर्ग काकी को भी खिला दो। अरे, ये तो बड़ा काबिल साथी है। बड़े काम का बंदा है। काकी, मैंने अब अनुभव किया कि हालात कितने भी प्रतिकूल हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं। अब देखिए, इस बड़े जंगल में मुझे आप मिल गई, साथी मिल गया, सर छुपाने की जगह मिल गई। दिव्या, काकी और साथी तीनों एक साथ रहने लगे। दिव्या को जंगल की जिंदगी रास आ गई थी। एक दिन साथी एक हिरण को लेकर आ गया। वो हिरण ठीक से चल नहीं पा रहा था। अरे साथी, इस हिरण को क्या हुआ? इसे एक लकड़बग्घे ने घायल कर दिया। इसका इलाज करना होगा। मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। बेचारा हिरण चुपचाप खड़ा हो गया। साथी पास ही जाकर कुछ जड़ी बूटी लेकर आ गया। बुजुर्ग काकी ने लेप बनाया। दिव्या ने औषधि के साथ पट्टी बांध दी। दिव्या जंगली जानवरों और पक्षियों की पालनहार बन गई।
बूढ़ी काकी और साथी उसकी मदद करने के लिए सदैव तैयार ही रहते थे। दिव्या उड़ना चाहती थी, सबकी अधिक से अधिक मदद करना चाहती थी, लेकिन ये उसके बस में नहीं था। रानी परी लोक में बैठकर सब कुछ देख रही थी। उसे अपने द्वारा दिए गए श्राप पर पछतावा हो रहा था। वो दिव्या के क्रियाकलाप से बहुत प्रसन्न होती थी। वो जानती थी कि दिव्या के पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वो सबका कल्याण चाहती है। एक दिन घने जंगल में आग लग गई। पशु पक्षी भागने लगे। दिव्या जानवरों के बच्चों को बचाने में लग गई। उसने कई जानवरों और भालू के बच्चों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। रानी परी सब कुछ देख रही थी। दिव्या ने कई जानवरों और उनके बच्चों की रक्षा की, लेकिन बाद में वो स्वयं अकेली चारों तरफ से आग के बीच में फंस गई। बाहर से काकी और साथी उसे आवाज दे रहे थे, दिव्या संभल कर, आग बढ़ गई है, संभल के आना। दिव्या, आग से सावधान रहना, मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं साथी नहीं, अंदर मत आना, यहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आग भयानक रूप ले चुकी है। अब मैं तुम लोगों से आखिरी विदा चाहती हूँ। मुझसे कोई भूल हुई तो माफ कर देना। आग की लपटें और तेज होने लगी। दिव्या के चारों तरफ आग और धुआं ही धुआं था। वो काकी और साथी को दिखाई नहीं पड़ रही थी। काकी और साथी रोए जा रहे थे। अंदर दिव्या को धुएं और आग ने घेर लिया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी। अचानक चमत्कार हुआ और दिव्या की पीठ पर पंख उगाए। पंखों में हलचल हुई और दिव्या जमीन से ऊंचा उठने लगी। कुछ ही समय में वो आसमान में उड़ रही थी। उसने और कुछ जानवरों के बच्चों की रक्षा की। कुछ ही पलों के बाद वो साथी और काकी के सामने उतर आई। काकी ने उसे गले से लगा लिया। मेरी दिव्या को भगवान ने बचा लिया। अरे दिव्या, तुम्हारे तो पंख आ गए, सुंदर परी बन गई हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? इतने में रानी परी सामने आ गई। दिव्या परी लोक की एक सुंदर परी है। एक श्राप के कारण ये साधारण स्त्री बन गई थी। मैंने इसे फिर से परी बना दिया। इसने सदैव सबका कल्याण चाहा। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मेरे रहते हुए दिव्या का बाल भी बांका नहीं हो सकता। दिव्या, अब तुम जहाँ जब चाहो रह सकती हो। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मिल गई है। मैं जानती हूँ इससे सबका भला ही करोगी। दिव्या ने देखा चारों तरफ आग शांत हो गई थी। सभी जानवर सुरक्षित हो गए थे। उस दिन से दिव्या उसे जंगल में अपने सभी साथियों के साथ रहने लगी और सबका भला करने लगी। एक राक्षस कई सालों से धरती लोक पर कब्जा करना चाह रहा था। उसने कई बार ये कोशिश भी की थी, मगर अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए इस बार उसने कुछ अलग करने का सोचा। राक्षस अपने दूत से कहता है, सुनो, तुम सभी को धरती लोक पर जाना होगा और एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा विषाणु धरती पर छोड़कर आना होगा, जिससे सभी लोगों की मौत हो और हम धरती लोक पर अपना अधिकार जमा सके। तभी वहाँ खड़ा राक्षस का एक दूत कहता है, जी सरकार, जैसे आप कहे हम तैयार है। सरकार बताइए कब से काम पर जाना है? आप कहे तो हम अभी से अपने काम पर निकल जाते हैं। रुको, शांत हो जाओ। ये काम हम कल से शुरू करेंगे। आज मैं तुम लोगों को सारी बातें समझा देता हूँ। अगले दिन राक्षस के सभी दूत धरती लोक पर आते हैं। चलो दोस्तों, अपना काम शुरू करते हैं। इस बार हम सरकार को खुश कर देंगे। शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। राक्षस की दूत धरती लोक पर जानलेवा विषाणु छोड़कर वापस अपनी सरकार के पास चले जाते हैं। सरकार, आपने जैसे बताया था हमने बिल्कुल वैसे ही किया। क्या सभी बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे? जी सरकार, सभी बेहोश होकर नीचे गिर रहे थे। अरे सरकार, वो सभी बेहोश होकर सिर्फ गिर ही नहीं रहे थे, बल्कि कई लोगों की तो मौत भी हो गई थी। शाबाश, तुम सभी तो बहुत समझदार हो। अगर ऐसे ही तुम काम करते रहो, फिर वो दिन दूर नहीं, धरती लोक पर हमारा कब्जा होगा। हर एक कोने में सिर्फ मेरा आदमी ही दिखेगा। सरकार की जय हो सरकार की। वो खतरनाक विषाणु बहुत तेजी से फैल रहा था
और वहाँ खतरनाक विषाणु की वजह से कई लोगों की मौत हो रही थी। कोई मुझे बचाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ। वहीं से बैठकर राक्षस ये सब देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। चिल्लाओ और चिल्लाओ, मगर कोई फायदा नहीं, तुम सभी मर जाओगे, कोई नहीं बचेगा। लगातार ये सिलसिला चलता रहता है। राक्षस हर रोज अपने दूध को धरती लोक पर भेजने लगता है और वो विषाणु फैलाता रहता है। एक बार कुछ परियां धरती लोक पर आती है तो देखती है सभी लोग बेहोश पड़े हैं और चारों तरफ सन्नाटा है। क्या हुआ? आप सभी ऐसे हालत में कैसे? अजी, एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा विषाणु हवा में फैला है, उसकी वजह से ही सभी की जान जा रही है। वो विषाणु इतना शक्तिशाली था कि उसे कई परियां भी प्रभावित हो जाती है और उनकी हालत भी खराब हो जाती है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जल्दी चलो रानी परी के पास। सभी परियां वापस परी लोक पहुंचती है और रानी परी को ये बताती है। रानी परी, आज हम धरती लोक की सैर पर गए थे, तब हम लोगों ने देखा कई लोग बेहोश पड़े हैं और कई लोगों ने तो हमारे सामने ही दम तोड़ा है। तुम सभी ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रानी परी, हमने तो बहुत कोशिश की, मगर हमारी सारी शक्ति उन पर काम नहीं कर रही। वो विषाणु बहुत ही खतरनाक है, हमारी भी कुछ परियों को उस विषाणु ने प्रभावित कर दिया है। ये सुन रानी परी धरती लोक पर आती है और सभी की हालत देखती है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी की सोची समझी साजिश है। रानी परी धीरे धीरे सारी बातें पता करती है और वो राक्षस के कुछ दूध के विषाणु फैलते देख लेती है। मैं सही सोच रही थी, ये किसी की सोची समझी साजिश ही है। रानी परी उन सभी दोस्तों में से एक दूत बन जाती है और वो उन सभी के साथ वापस राक्षस के पास आती है। वहाँ रानी परी देखती है कि वो राक्षस खुद ही एक कमरे में बैठकर उस विषाणु को बनाता है। एक दूत मेरे सामने प्रस्तुत हो। एक दूत राक्षस के पास जाता है। राक्षस उस दूत के अंदर वो जानलेवा विषाणु डाल देता है। जाओ और इस विषाणु को धरती लोक पर फैला कर आओ। इसी तरह एक एक करके राक्षस सभी दूतों को बुलाता है और उन सभी के अंदर वो जानलेवा विषाणु डाल देता है और उन्हें धरती लोक पर जाकर वो विषाणु फैलाने के लिए कहता है। ये सारी चीजें रानी परी देख लेती है और समझ लेती है, लेकिन वो एक बार भी राक्षस के पास नहीं जाती है। जो भी धरती लोक पर गए थे विषाणु फैलाने, वो सब मेरे साथ आओ। राक्षस उन सभी को लेकर जाता है। अभी तुम सभी के अंदर भी वो विषाणु मौजूद है, जिससे तुम लोगों को भी खतरा हो सकता है, मगर चिंता मत करो, मैं अभी तुम सभी को ठीक करता हूँ। राक्षस उस विषाणु के असर को खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली पानी बनाकर रखा हुआ था। उस पानी को ही वो सभी दूतों को पिलाया करता था, जिससे वो सभी ठीक हो जाते थे। ये सारी चीजें रानी परी छुप छुप कर देखती थी। अच्छा, तो इसका मतलब उस विषाणु के असर को खत्म करने का उपाय यही शक्तिशाली पानी है। मैं इसे हासिल करके रहूंगी। रानी परी सही मौके का इंतजार करने लगती है और सही मौका पाकर वो उस पानी को चुरा लेती है। जितने भी दूत धरती लोक पर गए थे वो सभी मेरे साथ आओ। सभी राक्षस के साथ आते हैं। जब राक्षस वापस उस शक्तिशाली पानी को ढूंढता है तो उसे वो शक्तिशाली पानी नहीं मिलता है। अरे वो शक्तिशाली पानी कहाँ चला गया? मैं तो उसे यही रखा था। तभी रानी परी अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी छड़ी निकालती है और छड़ी की मदद से राक्षस और राक्षस की दूत को रस्सी से बांध लेती है। अब तुम सभी बच नहीं पाओगे। तुम लोगों की वजह से न जाने कितने मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये कहकर रानी परी उस राक्षस के गले से वो विषाणु निकालने लगती है, जिसकी मदद से राक्षस विषाणु बनाया करता था। छोड़ दो मुझे। उस विषाणु से रानी परी भी प्रभावित हो जाती है, मगर उसी वक्त वो शक्तिशाली पानी को पी लेती है और ठीक हो जाती है। जैसे ही रानी परी उस राक्षस के गले से सारा विषाणु निकाल देती है, राक्षस मर जाता है और साथ ही उसके दूत भी मर जाते हैं। अब मुझे बाकी लोगों को बचाना होगा।
रानी परी धरती लोक पर आती है और वो शक्तिशाली पानी चारों तरफ छिड़क देती है, जिससे हवा में फैला विषाणु खत्म हो जाता है। अब किसी को कोई खतरा नहीं। रानी परी वापस परीलोक में आती है और परियों को शक्तिशाली पानी पिला देती है, जिससे परियां भी ठीक हो जाती है। इस तरह रानी परी सभी लोगों को उस जानलेवा विषाणु से बचा लेती है। चंदनपुर नामक गांव के लोग अंधविश्वास को बहुत ज्यादा ही माना करते थे। ऐसे तो कई अंधविश्वास को उन सभी ने तवज्जो दे रखी थी, मगर एक अंधविश्वास ऐसी थी जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ऐसा माना जाता था कि ज्यादा गोरी या ज्यादा काला लड़की जन्म लेगी तो वो चुड़ैल में बदल जाएगी। अरे भाई, क्या तुमने सुना है? पवन के घर बहुत ज्यादा ही गोरी लड़की ने जन्म लिया है। चल भाई, सरपंच जी के साथ उसके घर चलते हैं और उस चुड़ैल को खत्म कर देते हैं। सभी गांव वाले सरपंच के साथ पवन के घर आते हैं और उसकी बेटी को मार डालते हैं। हमने चुड़ैल तैयार होने से बचा लिया। चलो भाइयों, हमारा काम हो गया। इसी तरह किसी के घर बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली लड़की जन्म लेती थी तो सभी मिलकर उसे मार दिया करते थे। गांव में एक अमरजीत नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी कुछ ही महीनों में मां बनने वाली थी, मगर अमरजीत ये सोचकर परेशान था कि कहीं ये गांव वाले उसके बच्चे को भी न मारते। माला, मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोचो, अगर हमें भी बेटी हुई और वो बहुत ज्यादा गोरी या बहुत ज्यादा काली हुई तो गांव वाले उसे मार ही डालेंगे। जी, यही सोचकर तो मैं भी डर जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। कितने सालों तक पूजा अर्चना के बाद तो भगवान ने मुझे माँ बनने का मौका दिया। अब मैं इसे नहीं खो सकती। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कुछ ही महीने बीत जाते हैं। अमरजीत की पत्नी ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एक बेटी दिखने में बहुत ज्यादा गोरी थी और एक दिखने में बहुत ज्यादा काली थी। ये देख अमरजीत बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो गांव वाले मेरी दोनों बच्चियों को मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अमरजीत सोचता है कि वो अपनी बच्चियों को छुपाकर रखेगा और गांव वालों को ये नहीं पता चलने देगा कि उनके घर में किस रंग के बच्चे हुए हैं। यही बात अमरजीत अपनी पत्नी को बताता है। जी, ये कैसा मुमकिन है? अभी तो घर के बाहर कई लोग आ चुके हैं। हम उनसे ये कैसे छिपा पाएंगे? तुम एक काम करो, जोर जोर से रोना शुरू करो, तब तक मैं बच्चियों को छुपा कर आता हूँ। अमरजीत की पत्नी रोना शुरू कर देती है। तब तक अमरजीत अपने बच्चियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपाकर वापस घर आ जाता है और वो भी रोता हुआ घर से बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ अमरजीत? लड़का हुआ या लड़की? अगर लड़की हुई तो किस रंग की लड़की हुई है? अमरजीत रोते हुए कहता है, क्या बताऊं आप लोगों को, हमारा बच्चा नहीं रहा। हाँ, मगर माला की तबीयत अभी सही है। ये सुन गांव वाले दुखी होकर अमरजीत को सांत्वना देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अमरजीत घर के अंदर आता है और माला को सारी बातें बता देता है और सच्चाई किसी को ना बताने को कहता है। अमरजीत घर के पीछे जमीन खोदना शुरू कर देता है और एक बहुत ही गहरा गड्ढा बनाकर वो वही अपनी बच्चियों को रखने का इंतजाम करता है। मैं इस जमीन के अंदर ही अपनी बच्चियों के लिए घर बनाता हूँ, यही सही रहेगा। अमरजीत जमीन के अंदर गहराई तक खुदाई करके एक घर बनाने में लग जाता है। जब अमरजीत मिट्टी की खुदाई कर रहा था तभी उसे लाल मिट्टी दिखती है और जैसे जैसे अमरजीत खुदाई कर रहा था लाल मिट्टी गिरी जा रही थी। अरे, ये लाल मिट्टी कहाँ से आ रही है? अमरजीत आगे बढ़ने लगता है, तभी वो लाल मिट्टी वाले रास्ते से एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ सभी चीजें लाल और बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने सभी चीजों को अपने हाथों से सजाया हो। ये मैं कहाँ आ गया? अब वापस कैसे जाऊंगा? अमरजीत उदास होकर एक और बैठ जाता है। तभी वहाँ एक लाल परी आती है। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? आप कौन है? मैं लाल परी हूँ और यही रहती हूँ। तुम बताओ, तुम उदास क्यों हो?
मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे वापस अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें मार देंगे। क्यों? कोई तुम्हारी बच्चियों को क्यों मारेगा? इस पर अमरजीत लाल परी को अपने गांव के अंधविश्वास के बारे में बताता है। अमरजीत अपनी बच्चियों के जन्म के बाद से ही मिट्टी की खुदाई करके घर बनाने में लग गया था। वो पिछले 5 सालों से यही कर रहा था। उसकी दोनों बेटी 5 साल की हो गई थी और अभी भी वो जमीन के अंदर ही रह रही थी। अमरजीत, वापस गांव वालों के पास जाओ और उन्हें बोलो कि तुमने उनसे झूठ बोला था कि तुम्हारे बच्चे नहीं बच पाए और वो बच गए थे, और तुम्हारी 3 बेटियां हैं जो कि अपने नाना के पास रह रही थी और अब वो यहाँ आई है। लाल परी एक छोटी बच्ची में बदल जाती है। अमरजीत तीनों बच्चियों को गांव वालों के पास लेकर आता है और वही कहता है जो लाल परी ने कहा था। एक लाल, एक बहुत ज्यादा काली और एक बहुत ज्यादा गोरी लड़कियों को देख गांव वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अमरजीत को मारने के लिए दौड़ते हैं। अमरजीत उन्हें रोकता है और कहता है, अरे अरे रुकिए, मेरी तीनों बेटियां बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी हैं। ये तीनों किसी भी बुरे चीज को भला बना सकती हैं। अगर किसी की तबीयत खराब है और मेरी बेटियां अगर उसे छू लेंगी तो वो सही हो जाएगा। अमरजीत की दोनों बेटियों के साथ लाल परी भी जाया करती थी। अमरजीत की दोनों बेटियां जहां जाती वहां अगर किसी को छू लेती थी तो वो बिल्कुल अच्छा हो जाता था, और ये सब लाल परी की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। कई लोग ऐसे थे जो अमरजीत की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अरे भाइयों, अमरजीत हमें मूर्ख बना रहा है। इसकी बेटियों में कोई खास शक्ति नहीं है। सुनो, तुम दोनों उन आदमियों के पास जाओ और उन्हें छुओ। दोनों बच्ची उनके साथ पास आती है और उन्हें छूती है। उन दोनों की छूते ही सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। नहीं भाई, नहीं, हम गलत सोच रहे थे। अमरजीत की बेटियां तो सच में चमत्कारी हैं। एक दिन गांव में बकरे की बलि दी जाने वाली थी। ये देख लाल परी बकरे के अंदर घुस जाती है और तब बकरे के अंदर देवी आ जाती है और बकरा कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो देवी हूँ, मेरी बलि मत चढ़ाओ। ये सुन गांव वाले उस बकरे की बलि नहीं चढ़ाते हैं और उसके बाद गांव में जितने भी अंधविश्वास को माना करते थे वो सब बंद कर दिया जाता है और धीरे धीरे लोग काली गोरी में विश्वास करना बंद कर देते हैं और बिल्कुल आम लोग की तरह रहने लगते हैं। लाल परी भी वही उसी गांव में हमेशा के लिए रहने लगती है।